प्राचीन भारत में विद्यमान रहे विशाल साम्राज्यों में से कुषाण साम्राज्य की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति इतनी महत्वपूर्ण थी कि उस स्थिति को न तो कुषाण साम्राज्य से पूर्व और न ही उसके पश्चात कोई भी राजवंश या हम कह सकते हैं कोई भी साम्राज्य प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि कुषाण साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसका विस्तार भारत, मध्य एशिया, अफगानिस्तान और चीन की सीमा तक फैला हुआ था। इस तरह हम समझ सकते हैं कि प्राचीन भारत के सभी साम्राज्यों में कुषाण साम्राज्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी। जानना चाहेंगे कि ये कुषाण जो वंश था उसका उदय कैसे हुआ, उसका उद्भव कैसे हुआ। हमने पिछले शीर्षक में पहलव अर्थात पार्थियन और शक अर्थात सीथियन शासकों का अध्ययन किया था, और हम जानते हैं कि ये पार्थियन और पहलव शासक मध्य एशिया से आए थे, क्योंकि मध्य एशिया में जो ये जातियां थी या जनजातियां थी, ये खानाबदोश जातियां थी और आपस में लड़ती रहती थी। इस कारण एक दूसरे के आक्रमण के पश्चात इन्होंने मध्य एशिया से पलायन किया और भारत की ओर, या हम कह सकते हैं चीन की ओर, अन्य भागों में ये पलायन करने को मजबूर हुई। मौर्य साम्राज्य के पश्चात जो विदेशी आक्रमण भारत पर हुए, उनमें यूची जो जाति थी उसका आक्रमण महत्वपूर्ण था। लगभग 165 ईस्वी पूर्व जो यूची जाति थी उसको उसके पड़ोसी कबीले हिमू ने पश्चिमी चीन की ओर खदेड़ दिया, और बाद में जो एक यूची जाति थी वह दो शाखाओं में विभक्त हो गई, जिनमें जो छोटी शाखा थी कनिष्ठ यूची वह तिब्बत की ओर चली गई, और जो ज्येष्ठ यूची थी वह पश्चिम की ओर बढ़ी और उन्होंने बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि के शासकों को पराजित किया और तत्पश्चात अपना साम्राज्य बढ़ाया, और बाद में यही शाखा कुजुल कटफिसेस के नेतृत्व में भारत की ओर बढ़ी, और इन्होंने भारत में कुषाण वंश की कुजुल कटफिसेस ने स्थापना की। थोड़ा हम चर्चा करना चाहेंगे कि कुषाण वंश का जो इतिहास हम पढ़ते हैं या जिसका हम अध्ययन करते हैं, उसको जानने के हमारे पास क्या स्रोत हैं, क्योंकि जो कुषाण वंश के अध्ययन के स्रोत हैं उनमें अभिलेख, मुद्राएं एवं साहित्य भी इसके अंतर्गत आती हैं। अभिलेखों में यद्यपि कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अभिलेख किसी कुषाण शासक का इतना प्रसिद्ध नहीं है, परंतु कुषाण शासकों के जो छोटे छोटे अभिलेख हैं उनसे हमें कुषाण वंश के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार जो कुषाण वंश के विभिन्न शासक हुए, बिम, कटफिसेस, कनिष्क आदि जो शासक हुए, उनकी मुद्राओं से हमें कुषाण वंश के इतिहास की पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, जिनमें चीनी साहित्यकार पान कु की पुस्तक प्रथम हान वंश का इतिहास, इस पुस्तक में भी कुषाण वंश का वर्णन, या हम कह सकते हैं कुषाण वंश से संबंधित विवरण प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार कनिष्क के समय जो विद्वान हुए, जैसे नागार्जुन की माध्यमिका सूत्र, साथ ही साथ अश्वघोष का जो बुद्ध चरित्र है, इनसे भी हमें कुषाण वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे मैं बता रहा था कि कुषाण वंश का उदय किस तरह हुआ, तो मैंने आपको बताया कि किस तरह मध्य एशिया में यूची जो पड़ोसी कबीले हिमू ने क्या करता था, यूचों को मारकर उन्हें मध्य एशिया से पश्चिमी चीन
चीन का क्षेत्र छोड़ने को बाध्य कर दिया और बाद में ये यूचियों का जो कबीला था वो दो भागों में विभक्त हो गया। जैसे मैंने बताया कि उनमें जो ज्येष्ठ यूची कबीला था वह मध्य एशिया में वैक्ट्रिया, पार्थिया आदि के शासकों को पराजित कर भारत की ओर बढ़ा। इस संदर्भ में चीनी इतिहासकार लिखते हैं कि जो एक प्रसिद्ध चीनी इतिहासकार हुए हैं स्यूमा चिन, ये लिखते हैं कि कुजुल कड़फिसेस ने 5 शाखाओं को कुईशान अथवा कुषाण शाखा की अध्यक्षता में संगठित किया। अर्थात जो कुषाण वंश का संस्थापक हुआ कुजुल कड़फिसेस, उसने यूची जाति की या हम कह सकते हैं ज्येष्ठ यूचियों की 5 शाखाओं को संगठित किया और उन 5 शाखाओं को कुईशान, जिसे हम कुषाण कहते हैं, उनकी अध्यक्षता में संगठित किया और तत्पश्चात वह भारत की ओर बढ़ा और फिर उसने काबुल और कश्मीर पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी। इस तरह काबुल और कश्मीर पर जो ज्येष्ठ यूची कबीला था उसका अधिकार हो गया और इस तरह कुजुल कड़फिसेस द्वारा भारत में कुषाण वंश की स्थापना की गई। जो ये कुजुल कड़फिसेस हुआ, इसके जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं उन सिक्कों पर एक ओर तो जो यूनानी शासक है हर्मियस, उसकी आकृति है और दूसरी ओर स्वयं कुजुल कड़फिसेस की आकृति है। इससे स्पष्ट होता है कि संभवतः प्रारंभिक अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में यह यूनानी राजा के अधीन रहा होगा और बाद में इसने स्वतंत्र रूप से शासन किया। क्योंकि इसके सिक्कों पर इसे महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की हुई है, इससे स्पष्ट होता है कि यह स्वतंत्र शासन करता था। कुजुल कड़फिसेस के बाद उसका पुत्र बिम कड़फिसेस कुषाण वंश का शासक हुआ। बिम कड़फिसेस ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और सिंधु नदी पार करके उसने तक्षशिला, पंजाब आदि पर कार्य किया। बिम कड़फिसेस के महत्व कई सिक्के उपलब्ध हुए हैं। बिम ने अपने सिक्कों में अपने को महाराज, महाराजाधिराज, महेश्वर, सर्वलोकेश्वर आदि उपाधियां धारण की हुई है। जो बिम कड़फिसेस के सिक्के हैं उन सिक्कों में एक ओर तो यूनानी लिपि में अंकित है और दूसरी ओर जो लेख है वह खरोष्ठी लिपि में है। साथ ही साथ बिम कड़फिसेस के सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां भी अंकित हैं, जिनसे ऐसा ज्ञात होता है कि यह शैव धर्म से प्रभावित था और इसके रोम से अच्छे संबंध थे। जो सबसे महत्वपूर्ण शासक कुषाण वंश का हुआ कनिष्क, तो कनिष्क कुषाण वंश का तीसरा महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक हुआ। इस संदर्भ में बहुत प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि बिम कड़फिसेस और कनिष्क का क्या संबंध था, परंतु यह निश्चित है कि कनिष्क इस वंश का एक महानतम शासक हुआ जिसने कुषाण साम्राज्य का विस्तार ही नहीं किया बल्कि कुषाण काल में सांस्कृतिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को भी विश्व स्तर तक या हम कह सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ख्याति प्राप्त करवाई। साथ ही साथ महायान, जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा थी, उसके विस्तार या प्रचार प्रसार में भी कनिष्क ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कनिष्क का जो राज्यारोहण है, सामान्यतः ये माना जाता है कि 78 ईस्वी में इसका राज्यारोहण हुआ और इसके राज्यारोहण से ही शक संवत की स्थापना मानी जाती है कि शक संवत कनिष्क के राज्यारोहण से ही प्रारंभ होता है। कनिष्क जिसने कि अपना साम्राज्य अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि से विस्तृत करके भारत में मगध तक विजय प्राप्त करके अपना साम्राज्य फैलाया और पहले जब उसने मगध पर उसने अधिकार किया तो मगध से वह प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर अर्थात पेशावर को उस समय पुरुषपुर कहा जाता था, कनिष्क अश्वघोष को अपने साथ ले गया और
विद्वानों का ऐसा मानना है, ऐसा उल्लेख मिलता है कि कश्मीर को अपने राज्य में मिलाकर उसने एक नगर बसाया था कनिष्कपुर। साथ ही साथ उसने उज्जैन के क्षत्रप को भी हराया, मालवा को भी उसने प्राप्त किया, मालवा को भी उसने विजय प्राप्त की। यही नहीं, कनिष्क ने चीन के साथ भी कनिष्क का युद्ध हुआ, और ऐसा साक्ष्य प्राप्त होता है कि पहली बार कनिष्क चीन से पराजित हुआ, परंतु दूसरी बार उसको विजय प्राप्त हुई और उसने चीन तक अपना प्रभाव स्थापित किया। इस तरह कनिष्क ने मध्य एशिया में कासगर, यारकंद, खोतान आदि प्रदेशों पर अपना अधिकार जमा लिया, और पहली बार हम कह सकते हैं कि भारत का जो विशाल साम्राज्य था, जिसमें गंगा, सिंधु और आक्सस की घाटियां सम्मिलित थी। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि कनिष्क का जो साम्राज्य था, या हम कुषाण जो साम्राज्य था, वह अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत का सबसे विशाल साम्राज्य था। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कुषाण साम्राज्य में जो प्राचीन व्यापार के 3 महत्वपूर्ण रेशम मार्ग थे, जिनको सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि यूरोप का प्राचीन काल से ही भारत और चीन से व्यापार होता था, और क्योंकि इस व्यापार की प्रमुख वस्तु रेशम थी, इसलिए इन व्यापारिक मार्गों को रेशम मार्ग भी कहते हैं। ये मुख्यतः 3 रेशम मार्ग थे, या रेशम या व्यापार की भारत और यूरोप, या हम कह सकते हैं भारत, चीन और यूरोप के बीच जो व्यापार मार्ग थे वो मुख्यतः 3 थे, और इस तरह इन तीनों मार्गों को हम रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं, जिनमें जो पहला मार्ग था कैस्पियन सागर से होकर जाने वाला मार्ग, दूसरा मर्व से फरात यूफ्रेटिस नदी होते हुए रूम सागर के बंदरगाह तक जाने वाला मार्ग, तीसरा भारत से लाल सागर तक जाने वाला मार्ग, और ये तीनों मार्ग जो है कुषाण साम्राज्य से होकर जाते थे। हम समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक दृष्टि से उस समय कुषाणों की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण रही होगी। कनिष्क जैसे मैंने बताया कि महायान जो बौद्ध धर्म की शाखा थी, उसका संरक्षक भी था, और महायान धर्म को कनिष्क ने आश्रय दिया, उसका प्रचार प्रसार किया, और साथ ही साथ कनिष्क के समय जो महायान धर्म की जो बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई, जिसमें गांधार कला शैली जो उस समय विकसित हुई, इससे भी हम यह समझ सकते हैं कि कनिष्क कला का संरक्षक था और महायान धर्म का एक संरक्षक था, जिसने इसके प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। जैसे स्पष्ट है कि उसका निजी धर्म बौद्ध धर्म था, और एक महत्वपूर्ण तथ्य और भी है कि कनिष्क के समय बौद्ध धर्म की चौथी महासमिति हुई, जिसका आयोजन कश्मीर में किया गया, कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया, और इस सभा का अध्यक्ष वसुमित्र था, और अश्वघोष जो प्रसिद्ध विद्वान हुआ उसने भी इसमें भाग लिया था। साथ ही साथ पार्श्व जो एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान था, वह भी इस चतुर्थ बौद्ध संगीत में सम्मिलित हुआ था। यद्यपि कनिष्क का निजी धर्म बौद्ध धर्म था, परंतु फिर भी उसके सिक्कों पर कई पार्थियन, यूनानी तथा भारतीय देवी देवताओं की आकृतियां भी अंकित हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह एक प्रकार से अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था। कनिष्क की जो मूर्ति मिली है मथुरा से, जिसमें उसके एक सैनिक पोशाक में उसको दिखाया गया है, इससे स्पष्ट होता है कि वह, या हम कह सकते हैं कि कनिष्क के काल में मूर्तिकला को भी अभूतपूर्व संरक्षण प्राप्त हुआ। उसके सिक्के जो है तांबे के या सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, और यह भी स्पष्ट है कि कनिष्क के सिक्कों की बनावट रोमन सिक्कों के समान थी। साथ ही साथ ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि पेशावर के निकट कनिष्क ने एक विशाल बौद्ध स्तूप और मठ बनवाया था, जिसमें उसने बुद्ध के अवशेष रखे थे, और ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसका निर्माण जो है, इसके निर्माण में विदेशी इंजीनियरों ने भी सहायता की थी। कनिष्क जो है साहित्य का भी संरक्षक था। उसके राजसभा में बड़े बड़े विद्वान विद्यमान थे। पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे विद्वान उसके दरबार में रहते थे। साथ ही साथ नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित और चरक जैसे चिकित्सक उसकी राजसभा के महत्वपूर्ण रत्न थे। इस तरह हम समझ सकते हैं कि कनिष्क का साम्राज्य कितना खुशहाल, या हम कह सकते हैं कि कितना समृद्ध था।
कनिष्क के बाद उसका साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया। उसका उत्तराधिकारी हुविस्क था और ऐसा उल्लेख मिलता है कि संभवतः हुविस्क जो है रुद्रदामन द्वारा पराजित हुआ, जो सत शासक था रुद्रदामन, उसके द्वारा पराजित हुआ। और इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में कुषाण साम्राज्य का अंत हो गया।